हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में और इससे सारा पॉइंट्स जो जो कि इम्पोर्टेंट है वो सारा मैं यहाँ पे बताऊँगा। और कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो मौलिक अधिकार है उसे ही। ये विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित करते हैं। यानी कि याद रखना, मौलिक अधिकार ही ऐसा अधिकार है जो कि विधायिका और कार्यपालिका का जो शक्ति है उसको क्या करता है, लिमिट करता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से, याद रखना है 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है कि जो मौलिक अधिकार है वो किस भाग में है, तो भाग 3 में है। और किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में याद रखना है मौलिक अधिकार का वर्णन है। याद रखना है ये संवैधानिक अधिकार मौलिक है क्योंकि इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी नागरिक के, याद रखना, यदि किसी नागरिक के जो मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, संविधान के आरंभिक काल में भारत के नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। याद रखना है कि जब संविधान लिखा गया तो उसमें भारत के नागरिकों के कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, तो 7। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं क्योंकि एक मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है। कौन सा है, तो याद रखना है संपत्ति का जो अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था। इसे याद रखना है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित यानी कि समाप्त किया गया और इसे एक विधिक अधिकार आयोग बना दिया गया। ठीक है, यानी कि इसे विधि अधिकार बना दिया गया। तो एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत। कब, 1978 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कराची अधिवेशन से एक नोट याद कर लेना है कि कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अंतर्गत याद रखना है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आपको याद रखना है कि कांग्रेस ने जो मौलिक अधिकार है उसकी मांग कब की थी, तो 1931 में की थी कराची अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे याद रखना है मूल अधिकारों का यह प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यानी कि मूल अधिकारों को जब प्रारूप तैयार किया था वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मौलिक अधिकार के प्रकार को देखेंगे। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकता को निम्नलिखित 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मैंने बताया शुरुआत में जो संविधान बना था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, 7, लेकिन इसे समाप्त कर कितना बना दिया गया, 6। एक मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। तो एक एक करके 6 मौलिक अधिकार को देखेंगे। तो सबसे पहला है समता का अधिकार। याद रखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को समता का अधिकार प्राप्त है। एक एक करके देखते हैं 14 से 18 में कौन कौन अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें का जिक्र है। तो पहला अनुच्छेद 14 इसमें क्या लिखा गया है, इसके तहत याद रखना है भारत के सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 14 के तहत याद रखना है जो कानून है उस कानून में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा और उसी तरह समान रूप से उसे लागू भी करेगा। मतलब इसके तहत कानून जो है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, एक कानून सभी व्यक्ति के लिए सेम होगा। ये अनुच्छेद 14 कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। कहाँ तक देखेंगे, अनुच्छेद 18 तक देखेंगे। अनुच्छेद 15 में क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 के तहत याद रखना है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ये बातें किस में है, तो अनुच्छेद 15 में है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। इसके तहत याद रखना है, भारत के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध समान अवसर की प्राप्ति का अधिकार होगा। ये बातें अनुच्छेद 16 में है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है कि जितने भी भारत के नागरिक होंगे उनको समान अधिकार दिया जाएगा। कोई भी अगर अवसर निकलता है या नियुक्ति निकलता है किसी भी राज्य या भारत सरकार में। चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17 और 18। अनुच्छेद 17 में क्या है, इसके तहत याद रखना है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। यदि कोई इसे अपने जीवन में अपनाता है या ऐसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। मतलब जो जाति पाति का भेदभाव होता है वो अस्पृश्यता, इसे अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया, समाप्त किया गया। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 18। इसके तहत याद रखना है, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 18 में साफ जिक्र है कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी दूसरे देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ पे याद रखना है कि सेना या अकादमिक सम्मान के सिवाय राज्य अन्य किसी भी उपाधि का प्रावधान नहीं करेगा। ठीक है, सेना या अकादमी सम्मान के सिवाय याद रखना है, राज्य अन्य किसी प्रकार की उपाधि का प्रावधान नहीं करेगा, क्योंकि उपाधियों का समाप्त कर दिया गया है। ये अनुच्छेद 18 के तहत याद रखना है, उपाधियों का जो है समाप्त कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये याद रखना है, इस अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें जिक्र है। तो 19 से 22 तक भारतीयों के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। एक एक करके देखेंगे कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला अनुच्छेद 19, इसमें याद रखना है, सभी भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार का विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो निम्न प्रकार है। देखिए अनुच्छेद 19 याद रखना है कि सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और ये कौन कौन से अभिव्यक्ति हैं, अधिकार हैं, तो इसको देखते हैं। पहला 19A। तो 19A में क्या है कि विचार अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना पाने की स्वतंत्रता। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसके तहत दिया गया है, तो 19A के तहत, अनुच्छेद 19A के तहत। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो 19A के तहत, और सूचना पाने की स्वतंत्रता ये भी 19A के तहत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19B। देखिए 19B के तहत याद रखना है, शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये चीज़ याद रखना है कि 19B में शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित हो सकते हैं एक जगह पे और सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है 19C। तो 19C में क्या है, किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी आप संघ बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19C के तहत। नेक्स्ट है 19D। याद रखना है, देश के किसी भी भूभाग में आवागमन की स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी राज्य में, भारत के राज्य में आप जा सकते हैं, वहाँ पे 19D के तहत इसकी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट आता है 19E। 19E में क्या है, निवास की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता 19E में है। नेक्स्ट आता है 19F। 19F में क्या है, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार या व्यवसाय, रोजगार कर सकते हैं भारत में कहीं भी। नेक्स्ट आता है 19(1)A। तो 19(1)A में क्या है, इंटरनेट के उपयोग करने की स्वतंत्रता। इंटरनेट के उपयोग करने की स्वतंत्रता किसमें दिया गया, 19(1)A में। चलिए अनुच्छेद 19 का एक एक पॉइंट हम देख लिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो याद रखना है, भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 20 जो है वो भारतीय नागरिकों को दोष सिद्ध करने के लिए संरक्षण देता है। इसमें कौन कौन सी बातें हैं, तो पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगा। ये अनुच्छेद 20 में इसका जिक्र है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक अपराध करता है तो उसे एक ही बार सजा मिलेगा, बार बार एक ही अपराध के लिए बार बार सजा उसे नहीं दिया जाएगा।
नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट कि अपराधी को केवल तत्कालीन कानूनी उपबंध के तहत सजा मिलेगी। मतलब उस समय जो भी अपराध उन्होंने किया है उस समय का कानून के हिसाब से उन्हें सजा मिलेगा, ये नहीं कि बाद में अगर कोई कानून लागू हो जाता है तो उसके तहत उसे सजा मिलेगा। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर कि किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे। ठीक है, ये बातें अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 में याद रखना है कि भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 21 में क्या है कि भारतीय नागरिक का जीवन और उसका शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है अनुच्छेद 21। इसके तहत याद रखना है किसी भी भारतीय नागरिकों को कानून द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। इससे अनुच्छेद 21 बोलता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 21 क। इसमें याद रखना है राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और यहीं पे याद रखना है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे शामिल किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत याद रखना है कि कोई भी राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है, तो अनुच्छेद 21 क के तहत। और ये कब लागू किया गया था, तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसके तहत इसे शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या क्या बात है, तो याद रखने का अनुच्छेद 22 कुछ स्थितियों में भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। जैसे पहला है, यदि किसी नागरिक को मनमाने तरीके से हिरासत में लिया गया है तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। ये बातें अनुच्छेद 22 में लिखा है। दूसरा है कि हिरासत में लिए गए नागरिकों को 24 घंटे के अंदर आवागमन का समय छोड़कर निश्चित दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या और बातें हैं, तो नेक्स्ट है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी पसंद के अधिवक्ता यानी कि वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बातें याद रखना है, अनुच्छेद 22 में इसका जिक्र है। नेक्स्ट देखते हैं निवारक निरोध। तो निवारक निरोध में कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रखना है, इसको देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में याद रखना है निवारक निरोध तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरना उसे अपराध करने से रोकना है। यानी कोई, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति पर अगर शक है तो उसे पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, इसे ही निवारक निरोध कहते हैं। इससे उसको दंड देना, यानी कि इसमें दंड देना नहीं है, बस कि उससे क्या है, उसे अपराध करने से पूर्व ही रोकना है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट है, वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब कौन कौन सा पॉइंट है इसको याद रखना है कि अगर गिरफ्तार किया जाता है तब उसके साथ क्या होता है कि सरकार को ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होता है, मतलब 3 माह तक वो रख सकता है। नेक्स्ट है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा। नेक्स्ट है, निरुद्ध व्यक्ति यानी कि डिटेन्ड पर्सन को निरोध के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए शीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। तो ये याद रखना है, ये पॉइंट जो है ये दिया गया है किसमें, तो निवारक निरोध में। चलिए नेक्स्ट जो
मौलिक अधिकार हैं उसको देखते हैं। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये याद रखना है, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। तो इसमें कौन कौन से बातें हैं तो पहला देखते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार, दुर्व्यापार और बालात श्रम को प्रतिषेध किया गया है। ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि बाल श्रम, ठीक है, और मानव के साथ दुर्व्यवहार जो है नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है, इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है कि इसके तहत याद रखना है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खनन क्षेत्रों या अन्य किसी भी प्रकार के जोखिम भरे काम पर नियुक्त करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इससे, तो याद रखना है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना या खनन या किसी भारी भरकम जो कार्य है उसे करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? अनुच्छेद 24 में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये जो और 3 अधिकार बच गया है, 3-4 अधिकार, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।